Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Cosmetic Science Unit 1, lecture number 4, Cosmetics as an Quasi Drug. जैसे कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट कॉस्मेटिक साइंस और इसकी फर्स्ट यूनिट को हम डिस्कस कर रहे थे जिसके अंदर हम देख रहे थे कॉस्मेटिक एजेंट्स के बारे में, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो इसी के अंदर हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि कॉस्मेटिक्स जो है वो क्वाशी ड्रग की फॉर्म में कैसे यूज किए जाते हैं। तो इसके लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि क्वाशी ड्रग का कंसेप्ट क्या है और क्वाशी ड्रग की फॉर्म में कॉस्मेटिक्स कैसे यूज किए जाते हैं, इनका क्या कोरिलेशन है। ठीक है, तो इसी को समझने के लिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ यूनिट 1, दैट इज कॉस्मेटिक्स एज एन क्वाशी ड्रग। तो इसके अंदर देखेंगे सबसे पहले कि क्वाशी ड्रग क्या होता है और कॉस्मेटिक्स का इसमें क्या कोरिलेशन है। ठीक है, सो क्वाशी ड्रग्स आर यूनिक प्रोडक्ट्स दैट इज क्लासिफिकेशन इन अ जापान। ठीक है, जापान में यूज की जाती है मेनली ये क्वाशी ड्रग्स। ठीक है, और एक यूनिक क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है। दीज क्वाशी ड्रग इज डिफाइंड इन जापान एज एन प्रोडक्ट दैट हैज a minimal to a moderate pharmacological activity, but it is restricted in use to specific indications. These quasi drugs in Japan includes categories of a product that are often defined as a drug, cosmetic or over-the-counter products in other regions. Thus, these products are considered as a broad-line medicinal product which is categorized differently in a various markets. क्या बोल रहे हैं कि जो आपके क्वाशी ड्रग्स होते हैं ना, ये जापान में यूज किए जाने वाले प्रोडक्ट होते हैं। तो जापान ने ही इन्हें डिफाइन किया है और बताया है कि क्वाशी ड्रग वो प्रोडक्ट होते हैं जिनकी मिनिमम या मॉडरेट लेवल की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, लेकिन ये जो होते हैं स्पेसिफिकली उसी यूज के लिए रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। कि जैसे मान लो कि अगर एंटी फंगल एजेंट है तो सिर्फ फंगस को ही ट्रीट करेगा, ऐसा नहीं है कि वो दो तीन चार और काम और कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि क्वाशी ड्रग्स जापान में यूज किए जाने वाले वो प्रोडक्ट होते हैं जिसकी मिनिमम या मॉडरेट फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, लेकिन इनके जो यूजेस हैं, जो इनके इंडिकेशंस है, वो काफी रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। इस तरीके से ये जो क्वाशी ड्रग्स होते हैं जो कि जापान में यूज किए जाते हैं, इसके अंदर आते हैं आपके प्रोडक्ट्स की वो कैटेगरीज, ठीक है, जिनको यहाँ पर ड्रग कॉस्मेटिक के फॉर्म में या ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स की फॉर्म में डिफरेंट रीजंस में यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वाशी ड्रग जो होंगे वो आपके ओटीसी ड्रग की फॉर्म में मिलेंगे, यानी कि ओवर द काउंटर ड्रग ही होती है, मींस की मेडिसिनल यूज उनका होता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस इनके होते हैं। और ये ओटीसी ड्रग होती है, यानी कि इनको जो है हम सिंपली मेडिसिनल स्टोर से बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट होते हैं इन्हें एक बॉर्डर लाइन मेडिसिनल प्रोडक्ट की फॉर्म में कंसीडर किया जाता है, जिसे डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में रखा गया है इनके मेडिसिनल यूजेस की बेसिस पर। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, बेसिकली मेडिसिनल सबस्टांस होते हैं, लेकिन इनकी जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है और इन्हें हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी परचेज कर सकते हैं। क्वाशी ड्रग का कॉन्सेप्ट तो हमें क्लियर हो गया है। ठीक है, और ज्यादा अगर इसे हम समझें तो देखो कि इन दिस क्लास इंक्लूड्स सम एनर्जी ड्रिंक्स विच कंटेनिंग टोरिन and सब vitamin preparations, hair tonics, bath preparations, skin whitening products, acne products, anti-dandruff shampoos, fluorinated toothpaste, hair dyes, and many others. Thus, the manufacturing of these quasi drugs needs to be accredited by the Ministry of Health and Labour Welfare MHLW, which is according to the articles of Japanese Pharmaceutical Affairs Law, that is JPA. This implied to domestic manufacturing as well as for the foreign manufacturers when importing the products into the Japan. The manufacturing according to the CGMP conditions. क्या बोलना चाह रहे हैं कि इस क्लास के अंदर जो आपकी ड्रग्स आती है ना, उसके अंदर क्या क्या आती है, इसके अंदर आती है आपकी कुछ एनर्जी ड्रिंक्स, ठीक है, जिसके अंदर क्या मिला हुआ होता है, टोरिन मिला हुआ होता है, कुछ वाइटामिन मिले हुए होते हैं। ठीक है, कुछ अगर अगर हेयर प्रिपरेशंस को बेस्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं तो हेयर टॉनिक्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, बाथ प्रिपरेशन यानी कि नहाने के सोप्स वगैरह, बॉडी वॉश वगैरह इसके अंदर आते हैं।
स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट्स आते हैं जो स्किन को ग्लोरीफाई करते हैं, वाइटनिंग करते हैं, दैट इज वाई कॉस्मेटिक्स में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें आते हैं एक्ने प्रोडक्ट्स, जो कि एक्ने यानी कि जो मुहासे होते हैं ना, पिंपल्स, उनको ठीक करने के लिए यूज करते हैं। स्पेशली जैसे जो टीनेजर्स होते हैं जिनमें पिंपल्स की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, तो उनके अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके अलावा एंटी डैंड्रफ शैम्पूज आते हैं इसमें, जो कि हेयर्स में जो डैंड्रफ प्रेजेंट है उसको यहाँ पर क्योर करते हैं, यानी कि उन डैंड्रफ को रिमूव करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें आते हैं आपकी फ्लोरिनेटेड टूथपेस्ट, यानी कि टूथपेस्ट जिसमें हम फ्लोरीन ऐड किया हुआ होगा, ताकि फ्लोरीन की कमी से, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि येलोइश टीथ, ठीक है, पेल येलो कलर हो जाता है टीथ का, तो वो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व होती है। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि वो प्रोडक्ट जो कॉस्मेटिक है, यानी कि अपीयरेंस को बढ़ा रहे हैं, अपीयरेंस को गुड कर रहे हैं, ऑल्सो उनके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी हैं। जैसे कि फ्लोरिनेटेड टूथपेस्ट, तो इसमें फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन की कमी से जो प्रॉब्लम हो रही है, डिजीज कंडीशन हो रही है, उसको ये ट्रीट कर रहे हैं, साथ में स्किन टीथ वाइटनिंग भी कर रहे हैं, तो अपीयरेंस भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो ड्रग भी है और ये कॉस्मेटिक भी है, लेकिन इनका जो मेडिसिनल यूज है वो यहाँ पर कम है, मॉडरेट लेवल का है। ठीक है, इसके अलावा हेयर डाइज, हेयर डाई क्या कर रहे हैं, जो बाल है, ठीक है, उनको कलर करके उनके कलर को, अपीयरेंस को बेहतर बना रहे हैं, साथ में हेयर को नरिश भी कर रहे हैं, और डिफरेंट अदर प्रोडक्ट्स इसके अंदर आते हैं जो कि दोनों काम करते हैं, ड्रग का भी और कॉस्मेटिक का भी। क्लियर? फिर क्या बोल रहे हैं कि इसलिए यहाँ पर जो क्वाशी ड्रग के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो एक्चुअल में क्वाशी ड्रग्स को बनाते हैं, उनको किससे यहाँ पर अलाउंस लेनी पड़ती है, तो जापान में बन रहा है, तो जापान की जो रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, जो कि क्या है आपके जापानीज फार्मास्यूटिकल अफेयर्स, सॉरी सॉरी, जो कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, लेबर एंड वेलफेयर, दैट इज MHLW। ठीक है, जो कि यहाँ पर जापानीज फार्मास्यूटिकल अफेयर्स लॉ के अंतर्गत आते हुए उस आर्टिकल को फॉलो करते हुए अलाउड करती है कि किस तरीके की ड्रग्स आपको यहाँ पर फॉर्मुलेट करनी है और किस तरीके की नहीं करनी है। तो इस तरीके से ये आपके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो घरेलू, अगर छोटे यहाँ पर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर भी अप्लाई होते हैं, और जो फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग है उस पर भी अप्लाई होते हैं, जिन्हें जापान के अंदर इंपोर्ट करके फिर बनाया जा रहा है, उन पर भी ये जो रेगुलेटरी बॉडी है वो अप्लाई होती है, और लॉ जो लगता है वो है JPAL। क्लियर? तो इस तरीके से यहाँ पर जो क्वाशी ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, वो किसके अकॉर्डिंग होती है, CGMP के अकॉर्डिंग, यानी कि आपके करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग, जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होती है, उन कंडीशंस को फॉलो करते हुए यहाँ पर आपके प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशंस होती है, प्रोडक्ट को बनाया जाता है। क्लियर है? दोबारा समझो क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि क्वाशी ड्रग जो है ना आपकी, वो आपकी कॉस्मेटिक है, प्लस आपकी वो क्या है, ड्रग है। ठीक है, दैट मीन्स उसके आपके उस फॉर्मुलेशन के आपके मेडिसिनल इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, और साथ में वो आपके अपीयरेंस को भी इनहांस कर रही होगी। ठीक है, तो बोथ एक्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो किसके अंतर्गत होती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, लेबर एंड मैन्युफैक्चर के अंतर्गत होती है, जहां पर जापानीज फार्मास्यूटिकल अफेयर्स लॉ को फॉलो किया जाता है। क्लियर? और चाहे आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, चाहे आप फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आपको दोनों के केस में इन आर्टिकल को फॉलो करते हुए, इन रेगुलेटरी बॉडी के अंतर्गत रहते हुए काम करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, और सारे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस कंडीशंस को फॉलो करना होगा। क्लियर है? ये सारी चीजें हम यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट है कि प्री मार्केटिंग अप्रूवल इज रिक्वायर्ड बाय द फार्मास्यूटिकल एंड फूड सेफ्टी ब्यूरो ऑफ MHLW। यहाँ पर जब आप प्रोडक्ट को मार्केट में लाना चाहते हो तो उसके पहले आपको प्री मार्केटिंग अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, जो किसके थ्रू मिलेगा आपको, इस MHLW के जो फार्मास्यूटिकल एंड फूड सेफ्टी ब्यूरो है उसके थ्रू आपको यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, एंड देन ही आप यहाँ पर इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, फॉर द एप्लीकेशन ऑफ मार्केटिंग approval of a foreign manufacturing must appoint a drug marketing authorization holder MHA in the Japan who performs all the procedures with the MHLW on the behalf of the applicant. Thus, MHA, that is marketing authorizer holder, can as well apply for the manufacturing license of the manufacturer
and authorized market products. Clear? So all the summary documentation and forms filled for the market authorization applications is required to be submitted in the Japanese. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जब आप कोई प्रोडक्ट यहाँ पर मार्केट में लाना चाहते, पहली बात तो ये है कि आपको प्री मार्केटिंग अप्रूवल लेना होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो मार्केटिंग अप्रूवल आपको मिलेगा स्पेशली फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है, तो उसके लिए आप अप्लाई करोगे तो जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पर जाएगा, आपके एमएचए में, यानी कि ड्रग्स की जो मार्केटिंग ऑथराइजेशन होल्डर होता है जो कि जापान के अंदर है, ठीक है, वो ये सारी चीजों को अपॉइंट करता है, वो सारी चीजों को चेक करता है, सारे प्रोसीजर्स को परफॉर्म करता है। तो एप्लीकेंट के बिहाफ पर यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड लेबर वेलफेयर है जापान की, वो सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म करती हैं, सारी चेक करती हैं चीजों को, एंड देन फिर मार्केटिंग ऑथराइजेशन होल्डर जो है उस ड्रग के लिए, उस क्वाशी ड्रग के लिए अप्रूवल देता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जो एमएचए है, ठीक है, ये जो है ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस देने के लिए कि मैन्युफैक्चरर को उस पर्टिकुलर क्वाशी ड्रग को वो मैन्युफैक्चर कर सकता है, इसका मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मिलेगा, वो कौन देगा, एमएएच देगा। और जो भी आप प्रोडक्ट को यहाँ पे मार्केट में लाना चाहते हो, मार्केट प्रोडक्ट्स को ऑथराइज करना चाहते हो, उसके लिए भी अप्रूवल आपको कहां से लेना होगा, एमएएच से लेना पड़ेगा, यानी कि मार्केटिंग ऑथराइजेशन होल्डर से लेने पड़ेगा, जो पहले सारे आपके प्रोसीजर्स को परफॉर्म करेगा, इंश्योर करेगा आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को, देन ही आपको वो अप्रूवल देगा। ठीक है, इसके अंदर ये जो फॉर्म हम फिल करते हैं, इसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स की समरी होती है कि किस तरीके से आप यहाँ पर प्रोडक्ट को बनाओगे, फॉर्मुलेट करोगे, उसके टेस्टिंग लगाओगे, उसको उसकी पैकेजिंग करोगे, पैकेजिंग के लिए क्या मटेरियल यूज कर रहे हो, किस मेथड से पैकेजिंग कर रहे हो, किस मेथड से फॉर्मुलेशन कर रहे हो, तो उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन की समरी होगी। ठीक है, और सारे फॉर्म्स यहाँ पर फिल किए जाएंगे जो भी मार्केट ऑथराइजेशन एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड होंगे, और उनको जापानीज के अंदर ही वहां पर सबमिट किया जाएगा। ठीक है, और फिर वो आपको चेक करने के बाद देन आपको ऑथराइज करेंगे फॉर्मुलेशन को फॉर्मुलेट करने के लिए या मैन्युफैक्चर करने के लिए। ठीक है, सो हियर लेबलिंग ऑफ द क्वाशी ड्रग इंक्लूड, तो जब आप ये क्वाशी ड्रग यहाँ पर फॉर्मुलेट कर रहे होंगे तो उसके अंदर आपको ये पर्टिकुलर लेबलिंग करनी होगी। क्या क्या आपको लिखना होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चरर है उसका नाम, उसका एड्रेस, प्रोडक्ट ट्रेड नेम, प्रोडक्ट का ट्रेड नेम लिखना होगा, मैन्युफैक्चरर्स सीरियल नंबर, जो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उस मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजी को जो सीरियल नंबर मिला होगा वो सीरियल नंबर यहाँ पर मेंशन होगा, लिस्टिंग ऑफ ऑल द इंग्रेडिएंट्स, उसको बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर यूज हुए होंगे उन इंग्रेडिएंट्स की सारी लिस्टिंग होगी, वेट और वॉल्यूम ऑफ द यूनिट ऑफ यूज, ठीक है, कि आप इंग्रेडिएंट्स का कितना वॉल्यूम यूज कर रहे हैं, कितना वेट यूज कर रहे हैं, हर एक इंफॉर्मेशन वहां लिखी होगी। साथ में लिखा होगा एक्सपायरेशन डेट कि कब तक इसको यूज कर सकते हैं, किसके बाद, किस डेट के बाद इसको यूज नहीं करना है, लग गई है। ठीक है, कैटेगरी नेम की किस कैटेगरी के अंदर इसको लिया गया है, वार्निंग्स रिगार्डिंग द यूज एंड हैंडलिंग, ठीक है, और जो भी वार्निंग्स है, जो भी चीजें हैं जिनको कंसिडरेशन में रखने की जरूरत है, ध्यान रखने की जरूरत है इसको यूज करते टाइम, ठीक है, इसको हैंडल करते टाइम, वो इसमें मेंशन होनी चाहिए। ऑल्सो द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंटेनर, साथ में कंटेनर का भी डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि भाई आप किस कंटेनर में आपने इसको पैक करके रखा है। ठीक है, तो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उस फॉर्मुलेशन से रिलेटेड, उसके लेबलिंग से रिलेटेड और मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड उसकी लेबलिंग के अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या क्या एड्रेस करना है हमको, मैन्युफैक्चर का नाम, उसका पता, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर का सीरियल नंबर, सारे इंग्रेडिएंट की इंफॉर्मेशन, ठीक है, उनके नाम, उनका वॉल्यूम, उनकी एक्सपायरी डेट, किस कैटेगरी में प्रोडक्ट है आपका, क्या क्या वार्निंग्स हमको, क्या क्या चीजों को कंसिडरेशन में लेना है, ठीक है, और कंटेनर का फुल्ली डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजों को हमको उस पर लेबल में मेंशन करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, क्वाशी ड्रग को यहाँ पर फॉर्मुलेट करेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी क्वाशी ड्रग्स होती है जिनको हम यहाँ पर बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट होती है आपकी व्हाइटनिंग क्वाशी ड्रग, नाम से समझ में आ रहा है कि जो व्हाइटनिंग करने का काम करेगी, व्हाइटनिंग मतलब जैसे दांतों को चमका देगी मोतियों जैसा, ठीक है, तो और स्किन को लाइटन करेगी, स्किन को व्हाइटन करेगी, तो वो यहाँ पर आती हैं। तो इसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि स्किन लाइटनिंग और व्हाइटनिंग क्वाशी ड्रग्स, that is QDs, a category in a Japan
for functional cosmetics contain active ingredients that prevent or improve hyperpigmentation in disorders such as malaria, but still unknown about the causes of hyperpigmentation. These skin lightening QDs developed in Japan, and the ingredients used in this such as ascorbic acid, that is vitamin C, and placental extract were used as a skin lightening QDs which is developed in Japan. क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर स्किन को लाइटन करने के लिए, वाइटन करने के लिए वाइटनिंग क्रीम्स आती हैं। ठीक है, तो ये जो स्किन लाइटनिंग क्रीम्स होती हैं, स्किन वाइटनिंग क्वाशी ड्रग्स होती हैं, इन्हें जापान के अंदर क्यूडी कैटेगरी के अंदर रखा गया है, यानी कि क्वाशी ड्रग्स की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, जो कि बेसिकली आपके फंक्शनली कॉस्मेटिक्स होते हैं। इसके अंदर मेन तो होता है आपके एक तो एक्टिव इंग्रेडिएंट एपीआई होता है। ठीक है, ये जो एपीआई होता है ये क्या करता है, जो स्किन पर हाइपर पिगमेंटेशन होता है, यानी कि जो डार्क कलर होता है उसको ये रिड्यूस करता है। मेलेस्मिया की जो कंडीशन होती है उसको ये ट्रीट करता है। ठीक है, स्किन को लाइटन करता है, जो स्किन है उसको ब्राइट करता है। लेकिन अभी तक भी इसके जो रीजन है कि हाइपर पिगमेंटेशन किस रीजन की वजह से हुआ है उसको उस पर इसका फोकस नहीं है। ये इस बात पर फोकस नहीं करता कि हाइपर पिगमेंटेशन किस वजह से हुआ है, उसको हमको ट्रीट करना है। इसका सिर्फ ये काम है कि इसके अंदर हम ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, या कोई और विटामिन यहाँ पर मिलाते हैं जो कि क्या करता है, स्किन को लाइटन कर देता है। ठीक है, या प्लेसेंटल एक्सट्रैक्ट यहाँ पर मिलाया जाता है जो कि स्किन लाइटनिंग इफेक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये होते हैं आपके वाइटनिंग क्वाशी ड्रग्स। इसके अंदर हमने बात करी कि इसमें जो यूज किए जाते हैं उसके अंदर फर्स्ट आपके जो इंग्रेडिएंट है वो है आपके एस्कॉर्बिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, तो एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि हो गया आपके विटामिन सी, और इसके डेरिवेटिव्स के अंदर आपका फर्स्ट आएगा मैग्नीशियम एल एस्कॉर्बिक एसिड 2 फॉस्फेट which act by the mechanism that prevents the polymerization of melanin monomers which is involved in the immediate pigment darkening of the skin. These are approved by Takeda Pharmaceutical Company Limited which is established in the 1988. एस्कॉर्बिक एसिड के डिफरेंट डेरिवेटिव्स होते हैं जो एज एन क्वाशी ड्रग यहाँ पर यूज किए जाते हैं। इसके अंदर आपका फर्स्ट जो डेरिवेटिव है वो है मैग्नीशियम एल एस्कॉर्बिक एसिड 2 फॉस्फेट, जो कि क्या करता है, स्किन की जो डार्कनिंग है, ठीक है, उसको इमीडिएटली लाइटन करता है। कैसे करता है कि ये जो है मेलेनिन के जो मोनोमर्स है उनकी पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट कर देता है और उनको मेलेनिन के मोनोमर्स को आपस में जुड़ने नहीं देता, जिसकी वजह से इमीडिएटली स्किन की जो डार्कनिंग इफेक्ट है वो वहां पर रिड्यूस होने लगता है। इसे बनाया गया है टेकेडा फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड के थ्रू, और ये कंपनी स्टेबलाइज हुई थी 1988 के अंदर। ठीक है, सेकेंड जो आपका डेरिवेटिव है वो है सोडियम एल एस्कॉर्बिक एसिड 2 फॉस्फेट एल एस्कॉर्बिक एसिड ग्लूकोसाइड which is act by the mechanism anti-oxidation and it is approved by Shiseido Corporate Limited and Kaminomoto Corporate which is established in 1994। ठीक है, तो जो सेकंड डेरिवेटिव है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड का वो है सोडियम एल एस्कॉर्बिक एसिड, जिसमें सेकंड पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ होता है, या फिर एल एस्कॉर्बिक एसिड 2 ग्लूकोसाइड, ठीक है, जो कि एंटीऑक्सीडेशन के मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पर काम करता है। ये जो है आपके शीशेल्डो को लिमिटेड और कामिनो मोटो कॉर्पोरेट के थ्रू बनाया जाता है, जो कि 1994 के अंदर स्टेबलाइज हुई कंपनी है। ठीक है, थर्ड जो डेरिवेटिव है आपका वो है एल एस्कॉर्बिक एसिड इथाइल एस्टर विच एक्ट बाय द मैकेनिज्म ऑफ एंटीऑक्सीडेंट and this is formed by the again Shiseido Corporate Limited which is established in 2005। ठीक है, तो 2005 के टाइम पे स्टेबलाइज हुई कंपनी है हमारी Shiseido Corporate Limited, और ये जो है एंटीऑक्सीडेशन के प्रिंसिपल को यूज करते हुए, एंटीऑक्सीडेशन के मैकेनिज्म को यूज करके एल एस्कॉर्बिक एसिड इथाइल एस्टर को यहाँ पर यूज करती है, किसके लिए, स्किन वाइटनिंग की क्रीम्स या जो भी प्रिपरेशन है उनको बनाने के लिए। तो इस तरीके से ये हमारे मेजर डेरिवेटिव्स हैं जो यूज किए जाते हैं स्किन वाइटनिंग क्रीम की फॉर्म में। क्लियर है ये सारी चीजें?
सो ये तो हुआ आपने क्या, फर्स्ट वाइटनिंग क्वाशी ड्रग्स। अब हमारा आता है सेकेंड प्लेसेंटल एक्सट्रैक्ट, जिन्हें भी हम किसकी फॉर्म में यूज करते हैं, क्वाशी ड्रग्स की फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, तो क्वाशी ड्रग की फॉर्म में पहले तो हमने बात करी किसके बारे में, विटामिन के बारे में। सेकेंड है हमारा प्लेसेंटल एक्सट्रैक्ट। प्लेसेंटल एक्सट्रैक्ट की बात करें तो इट इज यूज्ड एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट फॉर स्किन लाइटनिंग क्वाशी ड्रग्स टुगेदर विद द एस्कॉर्बिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। ये जो प्लेसेंटल एक्सट्रैक्ट होता है ना, इस एस्कॉर्बिक एसिड या इस एस्कॉर्बिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स हमने डिस्कस किए हैं उसके साथ कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। यानी कि ये आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट तो होता है, ठीक है, स्किन लाइटनिंग के लिए तो यूज होता है, लेकिन इसे एस्कॉर्बिक एसिड या उसके डेरिवेटिव्स के साथ कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है। There is various amino acids and minerals which are at high concentration in the placental extract, and the inhibition of melanin synthesis and the enhancement of melanin removal from the skin occurs due to increase the epidermal turnover। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर डिफरेंट हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जिनको जो हमारे हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, इस प्लेसेंटल एक्सट्रैक्ट के अंदर। भाई हम क्या यूज कर रहे हैं, प्लेसेंटल एक्सट्रैक्ट, और इस प्लेसेंटल एक्सट्रैक्ट के अंदर कई सारे अमाइनो एसिड्स और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, मेलानिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, यानी कि मेलानिन को सिंथेसाइज नहीं होने देते। और ये मेलानिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बेसिकली अगर आपने मेलानिन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर दिया तो आपने क्या कर दिया, वहां पर डी पिगमेंटेशन कर दिया। ठीक है, और इस तरीके से ये क्या करते हैं, मेलानिन को स्किन से रिमूव भी करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एपिडर्मल टर्नओवर इंक्रीज होता है और स्किन क्या होती है, लाइटर होती है, ब्राइटर होती है। क्लियर है, तो इस तरीके से पहली चीज तो ये कि विटामिन सी के साथ या एस्कॉर्बिक एसिड के साथ कॉम्बिनेशन में देंगे, और दूसरी बात कि इसमें जो अमीनो एसिड्स और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो डी पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर हो गई बात। थर्ड होता है आपके कोजिक एसिड, जो कि बहुत ज्यादा आजकल यूज किया जा रहा है। दिस इज a pyrone derivative which is obtained from the fermentation process of Japanese liquid which is known to have antibacterial activity. 1% kojic acid containing the formulation are effective for the treatment of hyperpigmentary disorders such as melasma, post anti-inhibitory hyperpigmentation and age sport। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर कोजिक एसिड बेसिकली क्या होता है, पायरोन डेरिवेटिव सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो कि एक जापानीज लिक्विड होता है जिसके फर्मेंटेशन से बनता है। ठीक है, इसको जाना जाता है इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज की वजह से कि ये क्या करता है, बैक्टीरिया को इनहिबिट कर देता है, बैक्टीरिया को रिमूव कर देता है। ठीक है, और वहां पर एंटीबैक्टीरियल सरफेस फॉर्म करता है। 1% कोजिक एसिड जो होता है उसके अंदर आपके वो फॉर्मुलेशन आती है जो यूज की जाती है किसके लिए, हाइपर पिगमेंटरी डिसऑर्डर, यानी कि अगर किसी को हाइपर पिगमेंटेशन, ठीक है, यानी कि जिसका स्किन कलर जो है वो पिगमेंटेड है, तो उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है, जैसे कि मलेशिया की जो कंडीशन होती है, ठीक है, या आपके इन्फ्लेमेशन के बाद में जो स्किन है वो हाइपर पिगमेंटरी रह जाती है, तो पोस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन की कंडीशन है, या एज स्पॉट की प्रॉब्लम है, यानी कि पर्टिकुलर एक सर्टेन एज के बाद स्किन पर स्पॉट्स डेवलप होने लग जाते हैं, तो उस कंडीशन को अगर हमको ट्रीट करना है तो हम क्या देंगे, वहां पर 1% कोजिक एसिड का सोल्यूशन देंगे जो कि हाइपर पिगमेंटेशन को और एज स्पॉट्स को रिमूव कर देगा। ठीक है, कैसे बनाते हैं इसको बनाने के लिए एक पर्टिकुलर जापानीज लिक्विड होता है जिसकी फर्मेंटेशन प्रोसेस से इसको बनाया जाता है, और ये बेसिकली आपके पायरोन डेरिवेटिव होता है। क्लियर। नेक्स्ट आपके लास्ट आते हैं एल्जिक एसिड। एल्जिक एसिड की बात करें तो इट इज ए नेचुरली अकरिंग पॉलीफिनॉल विच इज फाउंड ऑफ plants such as strawberries, geraniums and green tea. This allergic acid inhibits the tyrosine activity by chelating copper atom in an active site. Thus, 0% allergic acid containing creams was shown a UV hyperpigmentation of an skin.
क्या बोल रहे हैं कि ये जो आपके एल्जिक एसिड है ये एक नेचुरली पाया जाने वाला पॉलीफिनोल है। पॉलीफिनोल का मतलब है कि जिसमें फिनोल रिंग्स एक से ज्यादा जुड़ी हुई रहेंगी और पॉलीफिनोलिक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेगी। ये मेनली आपके प्लांट्स जैसे कि स्ट्रॉबेरीज, जर्नेनियम्स और ग्रीन टीज के अंदर ये पाया जाता है। ये जो एलर्जिक एसिड है ये क्या करता है कि एक्टिव साइट पर जो कॉपर एटम्स प्रेजेंट होते हैं उन कॉपर एटम्स का चिलेशन कर देता है और उनको चिलेशन करके जो उनकी टायरोसिन एक्टिविटी होती है उसको ये इनिबिट कर देता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर 0.5% का एल्जिक एसिड यूज किया जाता है। ठीक है, एल्जिक एसिड वाली क्रीम यूज की जाती है जो कि स्किन को यूवी रेडिएशन से बचाती है, यानी कि यूवी हाइपर पिगमेंटेशन को ये यहाँ पर ट्रीट करती है। ओवरऑल हमको क्या समझ में आया कि ये जो एल्जिक एसिड है, ठीक है, केमिकली तो क्या है, पॉलीफिनोल है। कहाँ से मिलता है, स्ट्रॉबेरी से, जेलेनियम से और ग्रीन टी से मिलता है। करता कैसे है काम कि एक्टिव साइट पर जो कॉपर एटम्स होते हैं उनका चिलेशन कर देता है और चिलेशन करके उनकी जो टायरोसिन एक्टिविटी होती है उसको इनिबिट कर देता है। इनिबिट करके क्या करेगा कि यूवी रेडिएशंस की वजह से जो हाइपर पिगमेंटेशन हुआ है स्किन का उसको ये यहाँ पर ट्रीट आउट करता है। क्लियर। लास्ट फाइनल आता है हमारा आर्ब्यूटीन। आर्ब्यूटीन की बात करें तो इट इज अ नेचुरली अकरिंग बीटा डी glycopyrosinoside derivative of hydroquinone which is found in cowberry leaves. 3% arbutin containing the formulation are effective for the hyperpigmentary disorders. ठीक है, लास्ट बात करें आर्ब्यूटीन की तो आर्ब्यूटीन जो है वो एक नेचुरली पाया जाने वाला सबस्टांस होता है। केमिकली इसमें क्या होता है, केमिकली इसके अंदर बीटा डी ग्लूको पायरिनोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं। पायरिनोसाइड्स का डेरिवेटिव होता है ये, और किसका डेरिवेटिव है, हाइड्रोक्विनोन का। दैट मींस कि यहाँ पर एक मेन तो हाइड्रोक्विनोन रिंग होगी और उसके अंदर बीटा पोजीशन पे डी ग्लूको पायरिनोसाइड्स यहाँ पर अटैच रहेंगे। ठीक है, इस तरीके की केमिकल स्ट्रक्चर होती है। मिलता कहाँ से है, काउबेरी लीफ से ही मिलता है। ठीक है, और इसका 3% का सोल्यूशन यूज किया जाता है किसके लिए, हाइपर पिगमेंटेशन की जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी बात हुई किसके बारे में, क्वाशी ड्रग्स के बारे में। ओवरऑल हमने क्या डिस्कस किया कि क्वाशी ड्रग्स क्या होती हैं, किन रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हमें क्वाशी ड्रग्स को फॉर्मुलेट करना होता है, और ये क्वाशी ड्रग्स के अंदर क्या क्या मेन इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं जो किस मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पर इफेक्ट देते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ क्वाशी ड्रग का कंसेप्ट हुआ यहाँ पर कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।